हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों को अब सामान्य अणुसंख्यक गुण पढ़ना है। अब सामान्य अणुसंख्यक गुण क्या है? सामान्यतः जब हम कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो फार्मूले हमने अब तक फाइंड आउट किए उनसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो वैल्यू आती है, जो उसका मान आता है, अगर वह मान प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो जाता है तो उसको हम सामान्य अणुसंख्यक गुण मानते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्राप्त मान और प्रायोगिक मान में अंतर होता है। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के अणुसंख्यक गुणों को हम अपसामान्य अणुसंख्यक गुण कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए, समान आयतन के जल में हम 5 मोल ग्लूकोज का डिजॉल्व करते हैं और 5 मोल NaCl की डिजॉल्व करते हैं। चूंकि मोलों की संख्या समान है, अतः इनके अणुसंख्यक गुणों का मान भी समान होना चाहिए। और अगर हम अणुसंख्यक गुण को डेल्टा से व्यक्त करते हैं तो सीधी सी बात है कि डेल्टा ग्लूकोज का मान डेल्टा NaCl के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जबकि इनके मोलों की संख्या समान है। पाया यह जाता है कि अगर डेल्टा ग्लूकोज x के बराबर है तो डेल्टा NaCl 2x के बराबर होता है। अर्थात NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ग्लूकोज की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लगभग दुगुने के बराबर हो जाती है। अब कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमने फार्मूले डिराइव किए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, उसे गणना करेंगे। और गणनाओं में देखा गया कि जब वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो वो x आती है। कितना आ जाती है? x। इसका मतलब ग्लूकोज नॉर्मल वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है और NaCl जो है वो एबनॉर्मल वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है। अब इस एबनॉर्मेलिटी को हम अगर देखें तो ये वास्तव में इसलिए होता है कि या तो अणु संयोजित हो जाते हैं विलयन में, या तो अणु जो हैं वो वियोजित हो जाते हैं। अब बच्चों, अगर एक चीज हम देखें कि डेल्टा की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, तो दो ही चीज अभी तक हमने पढ़ा है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधे सीधे n के प्रोपोर्शनल होते हैं, मोलों की संख्या कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। लेकिन आप सूत्रों में देखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू हमेशा अणुभार की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। ज्यादा अणुभार है तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी, और अगर अणुभार कम है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? वो ज्यादा आती है। तो इसका मतलब अणुभार से भी ये रिलेटेड होती है और इसकी क्या होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब एक चीज आप देखिए, अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हम निकालते हैं गणित के द्वारा, जो हमें फार्मूले दिए गए हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त होती है, प्रेक्षित मान होता है। तो इनका अगर हम अनुपात देखें तो ये क्या होगा? इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो n ऑब्जर्व्ड अपॉन n टेकन, और अगर हम अणुभार के रूप में देखें तो m कैलकुलेटेड अपॉन m ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक चीज बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो ये आपको देखना है कि यहाँ पर n ऑब्जर्व्ड और n टेकन क्या है। n ऑब्जर्व्ड है, जैसे मान लो हमने 1 मोल NaCl डाला, तो डाला हमने, लिया कितना? 1 मोल। इसको ऐसे आप समझ लीजिए, हम आपको एक एग्जांपल पे दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने NaCl लिया, इसका कितना लिया? 1 मोल। तो ये टेकन वैल्यू है जो हमने लिया हुआ है। अब जब हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये क्या बना लेता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहां पर कुल आयन कितने हो गए? 1 + 1 = 2, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है? 2 है। टेकन वैल्यू कितनी है? 1 है। n टेकन 1 है, n ऑब्जर्व्ड कितना है? 2 है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विलयन में जो वास्तविक संख्या होती है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और विलयन बनाने से पहले जो हम मोल लेते हैं वो टेकन वैल्यू होती है। ये आपको क्लियर समझना है। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि अब सामान्यता को व्यक्त कैसे किया जाए। अब सामान्यता को व्यक्त करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है वान हाफ गुणांक, वान हाफ फैक्टर। वान हाफ ने इसमें बहुत फर्क किया था बच्चों। अब यह अणुसंख्यक गुणों में अब सामान्यता की क्या है? एक माप है। आई को हम माप कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान और लिए गए मान में जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वान हाफ फैक्टर कहते हैं। तो आई को 3 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अणुओं के फॉर्म में,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में या अणुभार के रूप में। तीनों वैल्यूज आप देखिए, आपने पीछे जैसा देखा कि एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन टेकन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा कैलकुलेट, और इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होता है, अणुभार गणना से प्राप्त अपान अणुभार प्रेक्षित। अब इसका कारण क्या हो सकता है, एबनॉर्मलिटी का, आप सामान्यता का। दो ही कारण होते हैं बेटा, अणुओं में वियोजन या अणुओं का संयोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अणुओं का वियोजन। अणुओं के वियोजन को हम अगर देखें तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लो कोई भी एक विद्युत अपघट्य है जिसको हमने जल में डाला और वो वियोजित हो गया। अब वियोजन या तो प्रबल, वियोजित विद्युत अपघट्य या तो प्रबल होगा या तो दुर्बल होगा। प्रबल होगा तो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, दुर्बल होगा तो वो आंशिक रूप से वियोजित होगा। इसी को हमने एक उदाहरण से देखा है। मान लो ए एक विद्युत अपघट्य है जिसको वाटर में डालने पर ये बी सी डी तरह तरह के आयनों में ब्रेक हो जाता है। अब बच्चों देखिए कि जब ये डिसोशिएट होगा तो मान लो बी के N1, सी के N2, डी के N3 एंड सो ऑन, इस तरह से हमें डिफरेंट आयन डिफरेंट नंबर में मिल रहे हैं। अगर इसका 1 मोल हम प्रारंभ में लेते हैं तो प्रारंभ में तो ये डिसोशिएट है नहीं, ये सब वैल्यू होंगी ही नहीं। लेकिन अगर इनका पूर्ण वियोजन हो जाए तो इसके N1, इसके N2, इसके N3 मोल मिलेंगे, लेकिन ये क्या होगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0, शून्य बचेगा। और कुल आयन कितने हमें प्राप्त हो जाएंगे, विलयन में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। सपोज कर लीजिए इन सबका टोटल कितना है, N है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूर्ण वियोजन में जितने आयन मिलते हैं उन्हीं को आप ऐड कर लीजिए तो हमें कुल आयनों या कुल कणों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर हम आंशिक वियोजन को लेते हैं और मानते हैं कि वियोजन की मात्रा अल्फा है। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, यानी एक अणु पर वियोजित भाग। तो बेटा वियोजन के पश्चात अल्फा भाग अणु टूट जाएंगे 1 में से, तो कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा यहां पे बचता है। यहां पे प्राप्त कितना होगा, 1 मोल से कितना मिल रहा था, कुल n, तो अल्फा से कितना मिलेगा, अल्फा n। अब कुल कण कितने हो जाएंगे, अल्फा n आयन है और बचे हुए इसके अणु कितने हैं, 1 माइनस अल्फा। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कुल कणों की संख्या हमें मिल गई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n। 1/2 गुणांक क्या होता है, n ऑब्जर्व्ड अपॉन n टेकन। तो अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, वियोजन के पश्चात n माइनस अल्फा प्लस अल्फा n। प्रारंभिक मान कितना है, 1, तो i का मान कितना हो जाएगा, n माइनस अल्फा प्लस अल्फा n अपॉन 1। 1 को हम स्किप कर दें तो i की वैल्यू क्या हुई, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो इस फार्मूले से आप i को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें i दिया हुआ है, कभी कभी अल्फा कैलकुलेट करना है तो थोड़ा इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, और रीअरेंज करेंगे तो अल्फा n माइनस 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर ले लीजिए तो i माइनस 1। और इस तरह से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम देखें कैलकुलेट करके तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब एक चीज देखिए, ये कहीं भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आप जानते हैं कि बचा हुआ शेष अणुओं की संख्या क्या होती है, 0 होती है, यानी 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे में अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें बेटा तो i माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो i की 1 से कैंसिल हुआ और यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। अर्थात 1/2 फैक्टर का मान प्राप्त कुल आयनों की संख्या के सीधे बराबर हो सकता है। जैसे HCl से कितने आयन मिलेंगे हमें, 2, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 2। H2SO4 से हमें कितने आयन मिल सकते हैं, 3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 3। Na2CO3 से मिलते हैं तो कितने मिल जाएंगे, 3। n की वैल्यू कितनी हुई, 3। यानी i की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इक्वल होती है, और i की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं
प्राप्त आयनों की संख्या से। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो हम इस तरह से सीधे सीधे मान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमने जो अभी फार्मूला देखा था कि I इक्वल टू क्या होता है बेटा, अगर एल्फा हम कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 1 प्लस एल्फा n-1। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम I की वैल्यू दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जब भी मान निकालना हो तो सीधे हम आयनों की संख्या से निकाल सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एल्फा का मान बहुत ही आवश्यक है। एक उदाहरण हम लेते हैं, मान लो एसिटिक एसिड है जिसका वियोजन की मात्रा 10⁻³ है, तो I का मान कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात है, इसके लिए N का मान कितना हो जाएगा, 1 मोल हमने ब्रेक किया, CH3CO- प्लस H प्लस आयन हमें मिला। यहाँ पर कितने आयन मिले, 2, N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब एल्फा की वैल्यू दी हुई, N की वैल्यू दी हुई, तो I इक्वल टू हम फाइंड आउट करते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, 1 + 10⁻³ इंटू 2 - 1 हो जाएगा, और 1 + 2 - 1 हो जाएगा, 1 प्लस हो गया 10⁻³ 10⁻³ की वैल्यू क्या होती है, 0.001, और इस तरह से I की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 1 + 001। इससे हम I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एल्फा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं कि AB एक कोई विद्युत अपघट्य है जिसके I की वैल्यू हमें दी हुई है और एल्फा का मान सीधे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, AB में हम अगर देखें तो AB इक्वल टू क्या हुआ, A + B, यहाँ पर भी N की वैल्यू क्या है, 2 है। तो एल्फा की वैल्यू क्या होती है, I-1/n-1। हमने अभी ऊपर प्रूव किया था इसको। इसी वैल्यू में आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। I की वैल्यू कितना है, 1.05 - 1, N की वैल्यू कितनी है, 2, इसको पुटअप करिए। इस तरह से एल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, 0.05। तो आप सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न हमेशा वान ठाप गुणांक या I फैक्टर पर रिलेटेड आते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हों या फिर कंपटीशंस हो। अब इसमें तो बेटा 2-3 चीज़ें आपको जो महत्वपूर्ण हैं ध्यान में रखनी है, वह ये हैं कि यदि प्रश्न में एल्फा की जगह KD दिया हो, बहुत बार वियोजन स्थिरांक का मान दे दिया जाता है और सीधे सीधे आपको प्रश्न में एल्फा नहीं दिया रहता है। अगर एल्फा नहीं दिया हुआ है तब आप क्या करेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। यदि प्रश्न में एल्फा की जगह सीधे KD दिया गया है तो आप एल्फा को फाइंड आउट करने के लिए, अगर ये द्विअंगी विलयन है, तनु विलयन है, तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा √KD/C। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अणुभार और एल्फा में संबंध। ये आप सीधे सीधे जो फार्मूला बताया गया है, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है M कैलकुलेटेड अपॉन N ऑब्जर्व अपॉन N कैलकुलेटेड। I वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो मोलर मास से रिलेटेड प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से बेटा आप दूसरा विशेष कारण हमें देखना है कि वियोजन का क्या हो सकता है, तो वो है आपका एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल, अणुओं में संयोजन। जैसे मान लो हमने A का N मोल लिया और ये संगुणित होकर के AN बना लेता है, यानी ये आपस में मिल करके AN बना लेते हैं। शुरू में मान लीजिए हमने प्रारंभ में 1 मोल लिया है, किसका, A का, और प्रारंभ में इसके मोल क्या होंगे, 0, लेकिन जैसे हम विलयन में डालते हैं इसका एल्फा मोल संगुणित होकर के AN में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 - एल्फा। यहाँ पर AN के कितने मोल होंगे, N मोल से 1 मोल मिलता है, तो एल्फा से कितना मिलेगा, एल्फा अपॉन N। कुल कण कितने हो जाएंगे, 1 - एल्फा, और एल्फा प्लस अपॉन N को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम कुल कणों का मान भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम कुल कणों का मान निकाल लेते हैं तो इसी के माध्यम से हम I की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 - एल्फा प्लस एल्फा अपॉन N, बिकॉज प्रारंभिक मान 1 मोल है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो I की वैल्यू सीधे सीधे हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब I का मान अगर हमें मिल गया तो हम इससे किस तरह से रीअरेंज थोड़ा सा कर लेंगे बेटा। तो रीअरेंज करने पर I की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 - एल्फा N - 1 अपॉन
एन। सीधे देखिए 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपान एन से हमने एल्फा कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस एल्फा और ब्रैकेट में क्या हुआ 1 माइनस 1 अपान एन, एन को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो होगा एन माइनस 1 अपान एन। इस तरह से एल्फा एन माइनस 1 अपान एन इक्वल टू क्या हुआ, ये हो गया 1 माइनस आई और 1 माइनस आई है तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा एन इंटू 1 माइनस आई अपान एन माइनस 1। इस तरह से हम एसोसिएशन में एल्फा का मान इस इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अणुभार के लिए भी संबंध निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इक्वेशन न डिराइव करिए, आप सीधे सीधे अणुभार के लिए एल्फा की वैल्यू निकालिए, एल्फा से आई की वैल्यू फाइंड आउट करिए और आई की वैल्यू आप जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है एम कैलकुलेटेड अपान एम ऑब्जर्व्ड। सीधे इसमें मान रख करके हमेशा निकालिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये मेथड ज़्यादा आसान है। बड़े बड़े फार्मूले डिराइव कर सकते हैं आप, लेकिन उसको यूज करने में दिक्कत होती है। अब बेटा एक जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वह यह है कि अगर हमें ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू पता हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की तो आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन आई और कैलकुलेटेड वैल्यू पता हो तो भी हम डेल्टा ऑब्जर्व्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी इक्वेशनों में सीधे सीधे सारी वैल्यूज दी होती हैं, आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो वहाँ पर बस ये देखना है कि जो भी फार्मूला हमें पता है x2 फाइंड आउट करने का, केवीएम, केएफएम, सीआरटी, इन सब में जो कि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए फार्मूले डिराइव किए हैं, इन सब में हम क्या करेंगे, ये सब क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा ऑब्जर्व इक्वल टू क्या है, आई इंटू डेल्टा कैलकुलेटेड। तो डेल्टा कैलकुलेटेड वैल्यू ये हैं x2, केवीएम, केएफएम, सीआरटी, इन सब में हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम विद्युत अपघट्यों के लिए या संगुणित होने वाले पदार्थों के लिए हम इन सब की ऑब्जर्व वैल्यूज यानी आपेक्षिक दाब अनुमान, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक का अनुमान या ऑस्मोटिक प्रेशर की जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं उनको इन फार्मूलों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको हमने काफ़ी हद तक 1/2 फैक्टर बता दिया गया है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हमसे आप संपर्क करिए। आप संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो है अगर व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं, व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, सीधे इसके कमेंट बॉक्स में भी आप इसको लिख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर के लिए हम आपको और बताएं, आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, ग्रुप व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे, हाँ मुझे ये बताना है कि कुछ सीनियर बच्चे या अदर कॉलेज के भी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं, तो वो अगर चाहते हैं तो आप ग्रुप में, हम विद्यालय के नहीं आप भेज सकते कोई भी क्वेश्चन, तो आप अलग से इस व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं जिसको हम लिख दे रहे हैं 16। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या उसका सलूशन भेज सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए। धन्यवाद।